प्रियम्बुलस एक लैटिन वर्ड जिसकी वजह से प्रियम्बल शब्द हमारे पास आया, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ये कोई एक इंट्रोडक्टरी या प्री इलिमिनरी स्टेटमेंट हो सकती है। ये ऐसी स्टेटमेंट जिसे किसी और चीज़ की स्टार्टिंग से पहले या बिगिनिंग से पहले लिखा जाता है। लाइक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले एक इंट्रोडक्टरी चीज़ लिखी गई जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल के अंदर ऐसी चीज़ कही जाती है कि ये लोगों की कंसेंट है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे उनके विचार हैं इसमें, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके एस्पिरेशंस लिखे हुए हैं इस प्रियम्बल के अंदर। साथ में इसका फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये पहला जो सेशन रखा गया हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि 13 दिसंबर को था 1946 में, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया था प्रियम्बल को रखने के लिए। अब क्योंकि नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि 13 ऐसे पॉइंट जो नेहरू चाहता था कि उसकी कंट्री में हो, उन रेवोल्यूशंस में से एक था प्रियम्बल को रखना भी। साथ में यूएसए में भी प्रियम्बल हुआ करती थी जहां से वो इंस्पायर थे, तो यानी कि ये यूएसए की वजह से हमारे देश के अंदर प्रियम्बल इसमें जुड़ी, जो कि अडॉप्ट करी हमने 22 जनवरी 1947 को। अब एक प्रियम्बल को पढ़ने के बाद में हम मोटा मोटा 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट वाला तो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट ऑफ एडॉप्शन तो सब जानते हैं 26 नवंबर 1949, ठीक है। इनैक्टमेंट की बात करें तो हमारी आप बताओ कब हुई थी, ठीक है, पर हुई 26 तारीख होती है, इतना मैं आपको हिंट देता हूँ। साथ में बात करते हैं कि प्रियम्बल के अंदर क्या है। प्रियम्बल में सोर्स बोला गया है पीपल ऑफ इंडिया को, आपने पढ़ी हो कभी तो पहली लाइन ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। साथ में नेचर बताता है प्रियम्बल का, प्रियम्बल किस नेचर की है, वो सोवरेन है यानी कि उस पर किसी और का कंट्रोल नहीं है। वो सोशलिस्ट है यानी कि उसके अंदर वेलफेयर एक्टिविटी की बात करी है। वो सेक्युलर है यानी कि वो किसी भी रिलीजन के लिए खड़ी नहीं होती, वो सबके लिए न्यूट्रल रहती है। डेमोक्रेटिक है यानी कि डेमोक्रेसी से ही सारे काम किए जाएंगे। साथ में रिपब्लिक है यानी कि किसी की भी तानाशाही या मोनार्की अब नहीं चलती है, अब सिर्फ प्रजातंत्र है। साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे लोगों के। ये तो नेचर था प्रियम्बल का, अब ऑब्जेक्टिव क्या थे प्रियम्बल के, जिन्हें 4 पिलर्स भी कहा जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जस्टिस, कि एक सोसाइटी में जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, साथ में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए यानी कि भाईचारा होना चाहिए सबके बीच में। ये एस्पिरेशंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। साथ में जो चीज़ मैंने यहाँ पे टिक करी हुई है, ये वाले सिंगल क्वेश्चंस बिग नंबर क्वेश्चंस में आए, जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन में या 20 नंबर क्वेश्चन में ये सेपरेटली पूछे गए हैं। प्रियम्बल वाला पार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से कुछ भी आपको सेपरेटली पूछा जा सकता है, ये सारा एज अ होल भी पूछा जा सकता है। अब जैसे कि हमने बहुत बार बात कर ली अमेंडमेंट 42 की, इसको ब्लैक अमेंडमेंट भी कहा गया है कई जगह, तो क्योंकि इसे इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने लागू किया था 1976 के अंदर। इसने 3 शब्दों को इंसर्ट किया यहाँ पे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया और ये प्रियम्बल में होने वाला पहला और आखिरी अमेंडमेंट है अभी तक का। साथ में कुछ और ऐसे कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड कर देता हूं जो आप आंसर में लिखोगे तो थोड़ा इन्हांस करेगा आपकी क्वालिटी को आंसर शीट में। पहला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है इस चीज़ को। पॉलिटिकल होलोस्कोप कहा गया है बाय के.एम. मुंशी। साथ में सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है इसको। साथ ही गोलकनाथ के केस के अंदर, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर कहा है प्रियम्बल एक नटशेल में देखो तो ये आइडियाज हैं, एस्पिरेशंस हैं पीपल की। यहाँ पे एस्पिरेशंस एंड आइडियाज बोला है पीपल की। साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्टिव्स भी बोला है, मतलब किसी और चीज़ में बोला है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ों में बोला है कि यहाँ पे लोगों का भी इंटरेस्ट है, साथ में उन लोग का भी इंटरेस्ट है जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, लाइक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी। अब एक एक करके हम नेचर समझते हैं हमारे प्रियम्बल का। सबसे पहला शब्द उन्होंने चुना वो था सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब कि आप डिपेंडेंट ही नहीं है, आप डोमेन ही नहीं है। डोमेन मतलब आप किसी और कंट्री के अधीन में हैं, कोई मोनार्क है आपको भी कंट्रोल कर रहा है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहा है। तो अब इंडिया ना किसी के ऊपर डिपेंडेंस रखती है ना किसी का डोमेन है। इंडिया अब इंडिपेंडेंट है, इंडिया अब रिपब्लिक है, जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं सोलोली सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार गवर्न करती है और बाहर चाइना की सरकार गवर्न नहीं कर सकती हमारे इंटरनल मैटर या एक्सटर्नल मैटर्स को, ठीक है। साथ में ना कुछ सवाल उठाए गए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉमनवेल्थ नेशन यानी कि जितने भी देश ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे उन सब ने ना एक समूह बना लिया अपना, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कॉलोनीज हुआ करती थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो उन सब ने मिलकर बनाया कॉमनवेल्थ नेशन। अब लोग ये कहते थे कि आप तो सोवरेन हो ही नहीं जब आप कॉमनवेल्थ नेशन
के पार्ट बन जाते हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया क्या है, वो कभी भी एक्वायर कर सकती है या सीड कर सकती है, यानी कि कभी भी किसी फॉरेन ट्रीटी के अंदर जा सकती है और उस ट्रीटी से बाहर भी निकल सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंडिया के ऊपर। अब जब ये वाली लिबर्टी हमारे पास है, मतलब कि हम इंडिपेंडेंट है, विच मीन्स ये हमारी सोवरेनिटी पे खतरा नहीं है। साथ में एक और चीज़ बोली गई थी कि जो मेंबरशिप है हमने यूएनओ में ली है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये अफेक्ट करेगी हमारी सोवरेनिटी को, पर सेम चीज़ें यहाँ पे लगाओ भाई, हम कभी भी वहाँ से निकल सकते हैं। साथ में ये हम वॉलंटरी वहाँ पे गए थे, कभी भी वहाँ से वापस आ सकते हैं हम। इंडिपेंडेंस से बात क्या कर, मतलब इंडिपेंडेंस से यहाँ क्या कहना चाह रहा है कवि ये कहना चाह रहा है कि हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि हम अमेंड कर सकते हैं पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट, स्टेट, सब कुछ हमारे अधीन है। इमरजेंसी पावर, यानी कि पावर जो हमारी सिक्योरिटी की है, आर्म फोर्स की है, हमारे अंडर है, कोई दूसरी कंट्री नहीं चला रही है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी है, हमारी खुद की करेंसी है, ट्रेड है, रेवेन्यू, रिसोर्स सब है हमारे पास, हमें कहीं और से डिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं है। जो पीपल है हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी है, बिकॉज हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में फिर वो चुने हुए लोग पार्लियामेंट में जाके लोगों के लिए रूल्स और मतलब लेजिस्लेशंस बनाया करते हैं। टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, यानी कि हमारे पास वेल डिफाइंड लैंड है, एयर स्पेस है, वाटर है और स्पेशल इकोनॉमिकल जोन भी है। साथ में हमारी एब्सोल्यूट लॉ मेकिंग पावर भी है जो लेजिस्लेशन के पास है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भी है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं और लॉ के ऊपर कोई भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा आपको डिबेट हो सकता है कश्मीर की वजह से, पर फिर भी हम एक सोवरेन नेशन है, अभी तक हम ऐसा ही क्लेम करते हैं और हम ये क्लेम बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए कंफ्यूज मत होना, एन का मतलब है न्यूटिकल माइल्स, यानी कि एक मेजर करने की यूनिट है 12 न्यूटिकल माइल्स, यानी कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वहाँ से 12 न्यूटिकल माइल्स तक हम अपना ज़मीन मतलब रिसोर्स वहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड करते हैं 200 न्यूटिकल माइल्स के लिए, यानी कि इससे भी आगे जाके हम फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक्सक्लूसिव जोन होते हैं, और ये वाला जो जोन होता है ना, यहाँ से पाकिस्तान का भी पड़ सकता है शायद, या फिर अरब कंट्रीज़ का भी पड़ सकता है, तो वो सारे लोग यहाँ पे आके अपनी फिशिंग वगैरह या फिर कोई भी रिसोर्स का खनन कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। साथ में जो दूसरा नेचर मैंने आपको बताया था वो है सोशलिस्ट। अब देखो दो तरीके के सोशलिस्ट होते हैं, और पहली बात मैंने बोला भाई ये अमेंडमेंट हर जगह घुस जाती है, ये यहाँ पे भी घुस गई है, ठीक है। डीपीएसपी में भी आपने सोशलिज्म के बारे में काफ़ी पढ़ा था, मैंने उसके बारे में काफ़ी बताया है आपको। हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं फॉलो होता, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है। यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स और जो लेबर क्लास होती है उनको ही फायदा पहुँचाने की बात करते हैं, पर हमारे गांधीयन सोशलिज्म से इंस्पायर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो बात करती है पॉवर्टी हटाने के लिए, डिजीज हटाने के लिए, इनइक्वालिटी हटाने के लिए, लोगों की इनकम सेम करने के लिए, वेल्थ देने के लिए लोगों को, और सोशली सबको एक हायरार्की पे लाने के लिए। इसी वजह से जो इंडिया है ना तो वो प्राइवेट है पूरी तरीके से, ना तो वो पब्लिक ओन है, वो है हमारा को एग्जिस्ट करने वाली मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउस है, एम्प्लॉयमेंट है, वो हर किसी को एक्सेसिबल हो, अच्छी लिमिट्स में, मतलब कि सबको रहने को मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, साथ में पढ़ाई मिल रही है फ्री में, और क्या चाहता है वेलफेयर स्टेट से और इंसान। साथ में जो ओनरशिप है रिसोर्सेज की, वो पब्लिक गुड के लिए सरकार के पास में है, फॉर एग्जांपल कोल, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज आके यहाँ पे पूरा एक्सप्लॉइट ना कर दें, जो हम अभी आजकल देखने में लगे हुए हैं हंसदेव और बाकी सारे फॉरेस्ट्स के बारे में। रेलवे जो है, ताकि उसमें अकाउंटेबिलिटी बनी रहे रेलवे मिनिस्टर्स की। डिफेंस देख सकते हैं, डिफेंस में तो प्राइवेट जाना मुश्किल है, करना भी नहीं चाहिए। ऑयल एंड पेट्रोलियम की बात हो गई, तो ये सारे सेक्टर्स जब तक सरकार के हाथ में है तो पब्लिक गुड के लिए है, ऐसा माना जाता है। साथ में जो सोशल जस्टिस की बात है, वो 3 जस्टिस डिराइव होती है, जैसे कि हमने बात करी थी कि जस्टिस 3 तरीके की होती है। पॉलिटिकल मिल जाती है हमें फंडामेंटल राइट से, इकोनॉमिक एंड सोशल मिल जाती है हमें डीपीएसपी से। तो इसी की चर्चा हमारे प्रीएम्बल, यानी कि हमारे जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें करी गई है कि हमें सोशल जस्टिस मिलेगी, कास्ट बेस्ड सोशलिज्म खत्म हो जाएगा, कास्टिज्म खत्म हो जाएगा, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा पॉलिटिकली, साथ में प्रोटेक्ट होगा वर्कर्स के राइट का, उनके मिनिमम वेज मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी होगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होगी। तो जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये वाला जो सेक्शन है ये ज़्यादातर बात करता है हमारे डीपीएसपी के एस्पेक्ट से, तो इसको आप वहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हो, इसको वहाँ से भी समझ सकते हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए ह्यूमन डिग्निटी के साथ में। इंक्लूसिव मतलब कि हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होनी चाहिए, भले ही वो पुअर हो, दलित हो, ट्राइबल हो, वुमेन हो, माइनॉरिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर सबको लाइफ विद डिग्निटी इसकी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का पूरा अधिकार रखता है।
अब देखो इसके ऊपर एक केस लॉ है, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो उसको समझने का मतलब याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो हम पढ़ रहे थे नेचर, ये सोशलिज्म के ऊपर था, जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिलना चाहिए। पर क्या हुआ, इसको नकारा कर दिया, इसको मना कर दिया कि तू जा यहाँ से, तेरे को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पेंशन आने वाली थी वो एक सर्टेन डेट के बाद के लोगों के लिए अप्लाई होने वाली थी और इसके लिए अप्लाई नहीं होने वाली थी डीएस नकारा के लिए। ये एक सिविल सर्वेंट था, तो उन्होंने बोला कि ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्बिट्रेरी है और बड़ी ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे लिए। तो कोर्ट ये हेल्ड करती है कि जो आपको पेंशन मिलती है ये चैरिटी नहीं है, ये आपका राइट है और ये आपको मिलना ही चाहिए। तो एम करता है प्रोवाइड करने के लिए डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, सोशल सिक्योरिटी के साथ पीपल का। सो आप इस नकारा दिया उसको फ्रॉम द वेलफेयर, ये सोशलिज्म से, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। साथ में एक और शब्द जो जोड़ा था गांधी ने, गांधी मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी से है, 42 अमेंडमेंट में 1976 में। सबसे पहली बात होती है सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म मतलब अभी समझेंगे हम, अलग अलग तरीके की कंट्रीज होती हैं। पहली तो होती है एथिस्ट कंट्री, जो कोई सी रिलीजन को मानती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना में बहुत ज़्यादा लोग एथिस्ट हैं, किसी रिलीजन को मानते नहीं हैं, अगेंस्ट द रिलीजन। देन देयर आर थियोटिक कंट्री स्टेट्स, मतलब कि जिनके पास ये होता है कि उनके कंट्री का बेसिस ही एक रिलीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टेट्स या फिर क्रिश्चियन स्टेट्स, जैसे कि ईरान हो गया हमारा, ये सऊदी अरेबिया हो गया। साथ में इसके बाद आते हैं तीसरे तरीके के स्टेट जो होते हैं सेकुलर स्टेट, जो कि ना तो एथिस्ट होते हैं ना तो वो ज़्यादा ही थ्योटिक होते हैं, मतलब कि उनके ज़्यादा ही भगवान को मानने वाली चीज़ें होती हैं उनके अंदर। ऐसे ही स्टेट्स को न्यूट्रल कहा जाता है, जो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे केस में बात करते हैं हम इंडिया एंड यूएस की। अब इसमें भी दो तरीके के सेकुलर स्टेट होते हैं, पहला तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि अभी हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव यानी कि मैं बता देता हूं कि जहां पे किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिलीजन को घुसाना पूरी तरीके से प्रोहिबिट होता है, उसको किसी भी तरीके से असिस्टेंस देना भी पूरी तरीके से वर्जित होता है। पर इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जिसका मतलब है कि हर रिलीजन को पूरा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर सर्वधर्म संभाव की प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। साथ में हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, जो सपोर्ट करता है स्टेट के इस क्लेम को। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, पर वो प्रोटेक्ट सारे रिलीजियस माइनॉरिटी को करती है। स्टेट इंटरवीन करती है सोशल रिफॉर्म के अंदर, जैसे कि सती को बंद करना या ट्रिपल तलाक को बंद करना। ये सेक्युलर स्पिरिट को बचाते हुए सोसाइटी को बचाने के लिए एक प्रयास होता है। साथ में सेपरेशन है रिलीजन का स्टेट के साथ में, यानी कि स्टेट के साथ में रिलीजन का कोई महत्व नहीं है। अगर स्टेट जा रही है तो स्टेट का काम सिर्फ पर्पस से होगा प्रोग्रेस की, ना कि रिलीजन के बेसिस पे। साथ में सेकुलर क्रिमिनल एंड सिविल लॉज हैं, फॉर एग्जाम्पल BNS, BNSS और एविडेंस एक्ट। ये किसी भी कम्युनिटी पे, किसी भी कल्चरल कम्युनिटी पे इंडिपेंडेंटली अप्लाई होते हैं, मतलब कि सेम अप्लाई होते हैं। पर आप यहाँ पे कह सकते हैं सिविल लॉ तो डिफरेंट ओन होता है, तो उसका थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसका डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी होता है ना, पर फिर भी लोगों को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है, रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, वो कहीं ना कहीं से तो ठीक है ना, रिजर्वेशन मिलना कहीं ना कहीं किसी इंसान के लिए ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सिविल लॉ अगर वो दूसरी कस्टमरी लॉज बना रहा है, फैमिली लॉ बना रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जगह जस्टिफिएबल हो जाएगा। पर यहाँ पे बात चल रही है सेकुलर लॉज की। बाकी सेकुलरिज्म के ऊपर हमारे दो केस लॉ हैं। पहला तो SR बोमई का है। अब इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। सेकुलरिज्म S से है, S से ही SR बोमई का केस है, जहाँ पे क्या हुआ, कर्नाटका का CM, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं फैक्ट्स के, इसमें निकाला क्या गया था वो बताता हूँ। इस वाले में इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेकुलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता। न्यूट्रली काम करना पड़ता है सरकार को, किसी रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए सेकुलरिज्म के अनुसार, और इसलिए स्ट्रक डाउन कर दिया था इसके प्रोविजंस को। डिटेल में ना जाएंगे तो भी चल जाएगा, आगे आएगा डिटेल में, तब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। दूसरा केस है अरुणा रॉय का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, NCERT का जो करिकुलम था उसके अंदर हिंदू रिलीजन्स के आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की बात करी गई थी। मतलब हिंदुत्ववादी सोच को थोड़ा सा प्रमोट किया गया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला कि ये तो एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रेंथन कर रहा है, क्योंकि इसमें सारे रिलीजन के बारे में नॉलेज दी गई है, नॉट ओनली हिंदू के बारे में। साथ में ये न्यूट्रल भी है, लाइक वो कट्टरवाद नहीं सिखाता, वो उसकी अच्छाइयाँ बताता है जो कि उसमें हैं अच्छाइयाँ। तो वही चीज़ें अगर वो बता रहा है तो उसमें कोई खराबी की बात नहीं है। पर वो किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहा है कि ये अपना लो, अब कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या किसी और तरीके से उसमें इंक्लूड करने की कोशिश नहीं कर रहा है लोगों के साथ में। पर वो क्या कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के जो यूथ है उसको उसकी रूट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।